हाय गाइस। हेलो। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज। एक्चुअली थोड़ा सा क्या है कि मेरी जो डॉटर है उसका जो स्कूल टाइमिंग है वो उन्होंने एकदम से विंटर वाले चेंज कर दिए हैं एंड वो थोड़े से लेट कर दिए हैं। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा लेट हो जाता हूँ मैं। अच्छा, अब पहले आई नीड टू नो अबाउट स्टेटस ऑफ एवरीवन। इशिका, ऋषभ एंड सलमा। इशिका, जो लास्ट चैप्टर था जो हमने करा था दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल, तुमने उसकी वीडियो देखी पूरी? यस सर। समझ आया? यस सर। एग्जाम के क्वेश्चंस करे? सर 20 क्वेश्चंस करे थे। अच्छा, 20 क्वेश्चंस में कितने सही हुए कितने थोड़े गलत? बच्चे उसमें 2-3 में थोड़ा सा डाउट था। अच्छा, 2-3 में डाउट है। हाँ ओके। ऋषभ, सर मेरा आगे ही हुआ था। क्या 15 चीज? क्वेश्चन ही किए थे। 15 क्वेश्चन ही किए डाउट्स? सर। ओके। सलमा? सलमा, चलो इशिका फटाफट से जो तुम्हारे डाउट्स थे पहले वो डाउट्स पूछो मुझसे। कौन से क्वेश्चन नंबर है? यस सर 1। सर 5th क्वेश्चन। नहीं, 13 पॉइंट कौन सा? 13.5। 13.5। ओके। Good ओके, afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सलमा। सर एंड 12 एंड 13 एज वेल। ओके, चलो 13.5 इसमें क्या लिखा हुआ है? A building society adds interest monthly to investors account even though the interest rate are expressed in annual terms। के बिल्डिंग सोसाइटी जो है वो लोगों के अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट कराती है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें एनुअल टर्म्स में दिया हुआ है। द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% per annum. An investor deposits 1,000 on 1st January. How much interest will have been earned by 30th June? That means 6 months में उसने कितना इंटरेस्ट अर्न करा होगा। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है हमारा 1000, 1 प्लस रेट। अब रेट हमारा जो कंपाउंड किस तरह से हो रहा है इशिका? मंथली। यस सर। रेट हमें दिया हुआ 6%, तो 6 डिवाइड बाय 12 अगर मैं करूंगा, 6% इज पर एनम, तो डिवाइड बाय 12 जब करूंगा दैट मीन 0.50% पर मंथ का मेरा इंटरेस्ट रेट होगा, यस सर। है ना? तो ये आ जाएगा 0.0050, और ये कितने मंथ्स का होगा मेरा? 6 मंथ्स का, क्योंकि 6 मंथ्स का मुझे इंटरेस्ट देना है 1 Jan से लेके 30 जून तक का। ठीक है ना? तो इट विल बी 1.005 into 1.005 into 1.005 into 1.005 into 1.005 into 1.005, जो भी आंसर आया into 1000, so it should be 1030.37। तो 1030.37 या 0.38 इतना तुम्हारे को टोटल प्रिंसिपल की तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 6 मंथ्स। यस सर। समझ आया इशिका पक्का है कैसे हुआ? यस सर, वो एक्चुअली हमने 0 नहीं लगाया था, 0.0050। नहीं नहीं, इसको तुम ये सोचो ना, 0.50 अपॉन 100 ऐसे होगा ना, यस सर। यस सर। ऐसे। तो इसका आंसर आना चाहिए 30.38 समथिंग। तो लेट अस चेक इसका आंसर। हमें इंटरेस्ट निकालना है, कितना अर्न किया है, सो इट शुड बी 30.38। लेट्स सी, आंसर गलत भी हो सकता है मेरा। अच्छा सही है, 30.38 ही आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत पॉइंट्स का फर्क होता है ना। यस। और कौन सा? 12 एंड 13।
12 and 13. So 12 क्वेश्चन है, हाउस प्राइस राइज एट 2% पर कैलेंडर मंथ, हर महीने 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है. व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा इसका? तो हर महीने 2% रेट बढ़ता है, तो इसमें हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सर वो निकाला था सर, वो निकाला पर 1.268 आ रहा था हमारा. 1.268 नहीं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम निकलता है हमेशा. ओके. तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा R इज इक्वल टू 1 प्लस रेट 0.02 रेज टू द पावर 12. एनुअल रेट बोला है ना. व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज टू 1 डेसिमल माइनस 1. सो 1 प्लस 1 0.02 रेज टू द पावर 12, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें पर मंथ दिया हुआ है, तो 12 मंथ्स का इतना इंटरेस्ट होगा -1. सो 1.02 अंडर रूट 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 12 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 1.27. So 1.27 ये आ रहा है मेरा. सो 1.27 को 1.268 आ रहा है, 1.26823 आ रहा है. -1 कर देता हूँ, दैट मीन्स 0.26823, और इट कैन बी कॉल्ड एज 26.8382%. तो 26.82%. सो दिस शुड बी द आंसर. ओके सर. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट याद रखना हमेशा इशिका के एनुअली निकलता है. ओके. और बताओ कौन सा? इन 13 था इसमें. 13. Okay. What is the present value of 10 annual payment of 700 first paid immediately discounted at 8%? Give your answer in nearest dollars. अब देखो यहाँ पे अगर मैं अपना चार्ट बनाऊं, चार्ट इज ईयर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो सर आपने 10 क्यों नहीं लिखा? 10 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि हमें हर साल 700 आ रहे हैं, और फर्स्ट हमें अभी मिल गया इमीडिएटली, मतलब आज ही मिल गया 700. बाकी के जो 700 है वो हमें पूरे 9 इयर्स के लिए मिले. 700 हमें आज ही मिल गए और बाकी के 700 पूरे 9 मंथ्स के लिए हमें मिले. तो डिस्काउंटिंग एट 8% पहले साल की, करंट ईयर की तो हमेशा 1 ही होती है. नेक्स्ट ईयर का हमारा यहाँ की सारी फिगर्स आ जाएंगी, ये सारी फिगर्स मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और कैलकुलेट करने के बाद मुझे निकालनी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू. तो सिंपल यहाँ पे मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या होगा? 700 प्लस, क्योंकि 700 इंटू 1 विल ऑलवेज बी 700, प्लस 700 इंटू इन 9 मंथ्स का हम एन्युटी फैक्टर निकाल देंगे. एन्युटी फैक्टर क्या होता था? इट इज सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, जो तुम्हारे को एन्युटी चार्ट में मिल जाएगा. कि एन्युटी चार्ट में 8% का 9 मंथ्स की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे एन्युटी फैक्टर फॉर 9 years, एन्युटी फैक्टर फॉर 8% फॉर 9 years, जो भी तुम्हारी फिगर आएगी उससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो आ जाएगी तुम्हारी ये वाली प्रेजेंट वैल्यू, इसका टोटल प्लस 700. दैट शुड बी द आंसर. तो यहाँ पे तुमने क्या गड़बड़ की थी इशिका, या क्या समझ नहीं आया? सर वो एन्युटी फैक्टर हमने 6.247 से मल्टीप्लाई किया था, वहां पर 7.247 ऐसा कुछ था. एन्युटी फैक्टर तुमने 9 मंथ्स का लिया था, 9 ईयर्स का लिया था, 10 ईयर्स का? 9. गाइस एक बार चेक करना, एन्युटी फैक्टर 9 ईयर्स का 8% पे क्या आ रहा है? अपनी बुक में एन्युटी वाली टेबल में देखो, एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है. एन्युटी 8% 9 ईयर्स का आ रहा है 6.247. तुम्हारा भी ये यार था इशिका? यस सर. ठीक है, तो तुम्हारा इसमें आंसर क्या आ रहा है? 6.247 इंटू 700 प्लस 700, इट इज
5073 आंसर आना चाहिए। तो तुम्हारा यही आंसर आ रहा है इशिका? नहीं, तुमने मुझे कैलकुलेशन बताई है 700 इंटू 6.247 है ना, यस सर। प्लस 700 फर्स्ट ईयर का। हाँ मल्टीप्लाई तो ये क्या था, आंसर नहीं आया था शायद हमारा। ये देखो ना 6.247 इंटू 700 प्लस यस 700 सर इज आ रहा है। 507। इन्होंने Yes, अब मैं तुम सबको बताता हूँ, इन्होंने 7.247 क्यों लिखा है? तुम कहोगे सर 7.247 तो कोई रेट ही नहीं है, यहाँ तो 6.247 है। yes, कोई बता सकता है मुझे? ऋषभ, सलमा, why they have used 7.247? Let's see whose concepts are clear. बोलो ऋषभ। सर हमारा रेट आ रहा है, एनुटी फैक्टर आ रहा है इन सबका 6.247। इन्होंने अपने आंसर में 700 इंटू 7.247 किया हुआ है, क्यों? लेट्स सी हु गिव्स द आंसर। इससे मुझे पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट्स किसके कितने क्लियर है। सर 1 प्लस के परफेक्ट। यहाँ का टोटल हमारा है 6.247, एक ये वन भी तो है, तो इन्होंने इसका पूरे का टोटल कर दिया 7.247 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 700 से, क्योंकि 700 इंटू वन भी है। जब हम एन्युटी फैक्टर निकालते हैं उसमें इसको कंसिडर नहीं करते, वो इन सबका टोटल निकालते हैं एक ईयर के बाद का। तो इसीलिए 6.247 हमारा आंसर आया था। इन्होंने उसमें ये वाला वन भी ऐड करके 7.247 कर दिया, जबकि तुम चाहो तो सिंपल सिंपल हमारा यही फॉर्मूला, लॉजिक फॉर्मूला इससे कर सकते। क्लियर है तीनों को? यस सर। yes sir. सलमा, सर मैंने यही फॉर्मूला से यही लगाया था, चलो दैट्स गुड। और डाउट बताओ इशिका। सर अभी इतने ही थे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये चैप्टर काफी समझने वाला है। ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है, इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ठीक है, चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। So this is chapter number 14, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब गाइस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर, इस चैप्टर में तुम बेसिकली पढ़ोगे क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हारे को पढ़नी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज आवर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक यूनिट, एक प्रोडक्ट हम जो सेल कर रहे हैं, उस एक प्रोडक्ट में हमारे टोटल खर्चे कितने आएंगे। जैसे जब तुमने एफ आर या एफ ए पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हम तो सीधा सीधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं
उस एक प्रोडक्ट में कितने कितने खर्चे आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, वो हमारा होता है सबसे पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारा कितना खर्चा आ रहा है, उसमें हम कितना प्रॉफिट चार्ज करें और उस प्रोडक्ट को हम किस प्राइस पे सेल कर सकते हैं। ये आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में सबसे पहले तुम्हारे को बना के दिखाता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता क्या है, ताकि तुम्हारे को एक आइडिया हो जाए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल। ये सब जो चीजें हैं, दीज ऑल आर पर यूनिट। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं बनाता हूं शर्ट, मेरा काम है शर्ट बनाने का, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस है। ये मेरी शर्ट है, ये उसका कॉलर वगैरह है, दिस इज अ शर्ट। तो शर्ट बनाने का मेरा काम है। इस शर्ट पे मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है पर यूनिट, कि इस शर्ट पे पर यूनिट मेरा कपड़ा कितना लगा है, वो चीज बटन्स कितने लगे हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, कि लेबर एक शर्ट को बनाने में लेबर को कितना टाइम लगता है। जैसे मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेबर को एक शर्ट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं। हमारी शर्ट जो है वो बहुत प्रीमियम शर्ट है, एक लेबर को शर्ट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं। हम लेबर को पैसे देते हैं लेट से $30 पर आवर, हम लेबर को पैसे देते हैं $30 पर आवर। एक शर्ट को बनाने में लगते हैं 2 आवर्स, दैट मीन्स 2 घंटे की जब हम उसको पैसे देंगे दैट विल बी $60, कि एक शर्ट को बनाने में लेबर का जो खर्चा आएगा दैट इज गोइंग टू बी $60। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ना मटेरियल आते ना लेबर, जैसे फैक्ट्री के ओवरहेड्स हमारे हो गए, ठीक है, मशीन रिपेयर वगैरह होगी, मशीन रनिंग कॉस्ट वगैरह होगी, जो सामान नहीं होता, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब निकलने के बाद जब तीनों का टोटल करते हैं, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट, कि प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट हमारी कितनी आई है, वो होता है इन सब का टोटल। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं, हाँ ऋषभ, सर प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं ना? इसको हम स्टैंडर्ड वो भी बोल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट भी बोल सकते हैं। प्राइम कॉस्ट में हमारा हाँ, इसको यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ प्राइम कॉस्ट, राइट, ठीक है। बट प्राइम कॉस्ट एक्चुअली हमारा ग्रेजुएशन में चलता है, एसीसी में इतना नहीं चलता। ओके सर। उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, कि जो भी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। वो करने के बाद हमारा आ जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी है, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारे वेरिएबल कॉस्ट कितने लगते हैं। बाकी इशिका जो तुम्हारे वेरिएबल फिक्स कॉस्ट वगैरह है वो तुम्हारा 4th 5th चैप्टर जब तुम करोगी वहां से तुम्हारे को सारा क्लियर हो जाएगा। तुमने 4th 5th चैप्टर कर लिया? इशिका, तुमने कॉस्ट बिहेवियर चैप्टर करा है जिसमें तुमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन, वो सब कुछ पढ़ा है? चलो, पता नहीं इशिका भी कहाँ पे है, कोई बात नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर, उसके बाद आता है हम यहाँ पे ऐड करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमारी कितनी है। उसके बाद हमारी जो फिगर आती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, कि फुल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कितनी लगी है पर यूनिट, कि इतना मटेरियल था, इतना लेबर, इतना इतना नॉर्मल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड हमें दिए हुए हैं, फिक्स ओवरहेड्स हमारे आगे, तो इतना टोटल खर्चा हमारे प्रोडक्ट को बनने में लगा है, ये था उसका बनने में खर्चा। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑल एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस,
जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के, सेल्स एक्सपेंसेस, जो भी सारे खर्चे हैं वो हम इसमें बाद में ऐड कर देंगे। अब ये भी हमारे खर्चे पर यूनिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे तुमने ओवरहेड में एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, इन सारे खर्चों को भी एब्जॉर्ब पर यूनिट में किया जाता है। क्योंकि हमें जब किसी प्रोडक्ट का सेल प्राइस निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट में हमारा एडमिन का, हमारा सैलरीज का कितना टोटल खर्चा लगा है। ये करने के बाद इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल, कि टोटल जो हमने प्रोडक्ट सेल किया है उसकी हमारे को टोटल कॉस्ट इतनी पड़ी है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन सेल, कि टोटल कॉस्ट हमारे को उस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी पड़ी है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना प्रॉफिट, ऐड कर देंगे हम अपना प्रॉफिट इसमें। तो हमारी जो फिगर आएगी अब प्रॉफिट को ऐड करने के बाद, दैट विल बी कॉल्ड सेल प्राइस पर यूनिट, कि एक यूनिट को मैं कितने का सेल कर सकता हूं। कि एक शर्ट मैंने बनाई, शर्ट में इतना डायरेक्ट मटेरियल लग गया, इतना लेबर, इतना डायरेक्ट एक्सपेंस, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, देन आ जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, देन फिक्स्ड, देन स्टैंडर्ड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, देन एडमिन एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस जो भी हमारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें अपना ऐड करेंगे प्रॉफिट, देन आ जाएगा सेल प्राइस, के इस प्राइस पे मुझे अपनी शर्ट को सेल करना है, और ये सारे खर्चे उसमें लगे। तो कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सारी कंपनीज इनफैक्ट जब भी कोई प्रोडक्ट को सेल करने जाती हैं तो उसका जो सेल प्राइस वो निकालती हैं वो इसी प्रोसेस से निकालते हैं, ताकि उनको पता चले कि टोटल खर्चा हमारा इसको बनाने में कितना लगा है। तो लेट मी जस्ट आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल। तुमने जैसे पेप्सी की एक बॉटल है, ये एक बॉटल है तुम्हारी पेप्सी की, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस पूरी बॉटल को, लेट्स से इसका जो सेल प्राइस है, हम जब इसको परचेज करते हैं, इट कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज, 2 लीटर की 100 रुपए की हमें परचेज पड़ती है। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? सर 28। 20? और ट्राई करो। इशिका? Sir, can you repeat the question? ओके, आई एम आस्किंग कि जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है 2 लीटर्स वाली, लेट्स से पेप्सी की बॉटल है, इस बॉटल की टोटल कॉस्ट कितनी होती है बनने की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? 100. 100 तो सेलिंग प्राइस है ना, इतने पे तो सेल करते हैं हम। सर कितने मार्जिन पे सेल करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, इन चीजों पे जो मैं बताता हूँ, जो ये है ना, इस पे जो हमारे यहां तक के एक्सपेंस होते हैं, ये वाले यहां तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना पेप्सी पे, दिस इज जस्ट अ रफ फिगर, नॉट फैक्ट एक्चुअल फिगर, बट एक आइडिया है ये, कि जितना हम 100 रुपए की बॉटल परचेज करते हैं पेप्सी की 2 लीटर्स वाली, उस पे मैन्युफैक्चरिंग के, जो प्रोडक्शन के जो खर्चे हैं ना, वो 5 या 6 से ज्यादा नहीं होते। सिर्फ इतना ही खर्चा होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे। जो इसका 30 to 40 का खर्चा होता है, वो होता है इसका एडमिन एंड अदर एक्सपेंस, जहां पे एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो सारे खर्चे आ जाते हैं। तो इनकी जो बाइफिकेशन है वो यही होती है, जब इनका कॉस्ट कार्ड बनता है तो पर यूनिट में बताते हैं कि इनका ये वाला खर्चा कोई ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह इसमें कुछ नहीं है, मशीन का काम होता है, लेबर तो कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो हमारे एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ठीक है, इतने सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं, ये इतने जो मैचेस वगैरह होते हैं उसमें पेप्सी को की एड आती है, सब कुछ आती है, तो वहां का खर्चा इनका बहुत ज्यादा होता है। तो दैट्स वाई जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं, उसका पूरा कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, ताकि एनालाइज कर सके एक प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसा उसमें खर्चा लगा है, और किस प्राइस पे हमें उसको सेल करना है। चलो इसको पढ़ लो अच्छे से, इसको लर्न कर लो एक बार, फिर थोड़े से इसके फिगर्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
Done, sir. Okay. Ishika, Salma, Yes, sir, done. चलो। अब इसका जैसे देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है 1 2 3 4। इस प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है? इस प्रोडक्ट में मटेरियल एक्स लगा है 3 kg, 1 kg का प्राइस है 4, तो $12 लगा मटेरियल एक्स। 9 लीटर लगा है मटेरियल वाई, 1 लीटर का प्राइस है $2, तो 9 2 18, 18 लीटर लगा है मटेरियल वाई। डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है? वैसे वही ग्रेड ए के जो लेबर है 6 घंटे लगे एक प्रोडक्ट को बनाने में, पर आवर इनको हम देते हैं $1.5, तो 9 ऐसे लेबर। देन हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट, देन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी है, ये सब कुछ हमने सारा कर लिया। यहां से दिस इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। अब इन्होंने वही एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सारा ऑलरेडी कर लिया ये। अब यहाँ पे एक चीज जो बताई हुई है वो शायद इशिका को भी नहीं पता चलेगी, क्योंकि वो हमारा ओवरहेड्स में आता है, मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो देखो हमें गाइस पता है कि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ हमारे वेरिएबल कॉस्ट आते हैं, फिक्स कॉस्ट नहीं आते, याद है? Yes. तो मार्जिनल कॉस्ट निकालते हुए हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब निकाल देंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन मार्जिनल के लिए। और यहाँ पे अगर हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करना है, तो उस केस में हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा इट विल बी, उसमें फिक्स कॉस्ट हम और ऐड कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। छोटा सा पॉइंट है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। अब आता है कि स्टैंडर्ड सेटिंग। अब स्टैंडर्ड सेटिंग होता क्या है गाइस, हम ये स्टैंडर्ड्स वगैरह क्यों सेट करते हैं? अब देखो ये जो स्टैंडर्ड शीट हमने बनाई हुई थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया हुआ था, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर चुका हूं उसके बाद मैं ये चीज कर रहा हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं बजटिंग, हम बजटिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग सेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ होगा। तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि हम एक बेस बना रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट एक्चुअली जब बन जाएगा, तो इतना उस पे जो हमने पढ़ा था उतना उस पे टोटल खर्चा आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, कि उतना खर्चा उस प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल खर्चा उतना आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट इन एडवांस, detailing their expectations for the future. Standards are not just for item of production in manufacturing business, they exist in many different spheres. हर जगह पे लोग जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमारा टोटल खर्चा इस प्रोडक्ट में इतना आएगा। कल को मेरे को भी अगर अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है, तो कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने से पहले मैं देखूंगा कि पर मंथ मेरे इतने सारे एक्सपेंसेस होंगे, एक स्टूडेंट के लिए इतने खर्चे होंगे, तो पर स्टूडेंट देखा जाए मेरा इतना टोटल खर्चा होगा, और तो मेरे को इतना उससे रेवेन्यू चार्ज करना पड़ेगा, प्रॉफिट चार्ज करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग इन एडवांस, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट। इस सब्जेक्ट में थ्योरी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट एंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ, क्या एक्सपेक्टेशन जो हमने मानी होती है, क्या एफिशिएंसी लेवल इन द यूज ऑफ मटेरियल लेबर, कि हम मान के चलते, जैसे हमने पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल एक्स जो है वो इतना लगेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमने अज्यूम करा है, हमने बना के देखा था, तो हमें पता चला कि एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा आता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। अब मटेरियल का जो प्राइस हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में लिया हुआ था कि मटेरियल एक्स लेट से हमारा 2 kg लगता है, और प्राइस पर केजी जो है दैट इज लेट से $30। $30 इज प्राइस पर केजी, इट इज पर केजी। तो उस सिचुएशन में 30 प्राइस कहां से आया? ये भी हमने मार्केट में सर्च करके अपनी एक्सपेक्टेड फिगर लिखी है। क्यों? क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। अब हम स्टैंडर्ड फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या प्राइस होगा, क्या पता प्राइस बढ़ जाए मटेरियल का, क्या पता कम हो जाए, तो हम एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्टिविटी लेवल्स, के हम जो तुमने पढ़ा होगा जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम उनको एब्जॉर्ब करते हैं पर यूनिट्स, कि हमारा टोटल खर्चा इतना हुआ,
उसको हमने पर यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया कि अगर मैंने 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा तो मैं सारे खर्चे 10,000 में एब्जॉर्ब कर लूंगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम यही करते थे कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको जितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे उनके बीच में बाइफरकेट कर देंगे, दैट इज पर यूनिट हमारा ओवरहेड कॉस्ट। तो वो भी हमने अज्यूम करा है कि हमारे अकॉर्डिंग हम इतने यूनिट्स बना सकते हैं। तो क्या बोलेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग हम इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने का हमारा टोटल एक्सपेंस इतना होगा। सो दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट्स दैट कंपनी विल मैन्युफैक्चर, और ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट के पर यूनिट हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या लगेगी, उससे आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट फिर भी इतने यूनिट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बनाएंगे, इतना खर्चा होगा पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट हमारी जो आएगी वो इतनी आएगी। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड के। स्टैंडर्ड के टाइप्स क्या होते हैं? अब स्टैंडर्ड जो लोग सेट करते हैं तो स्टैंडर्ड के टाइप्स क्या होंगे, हम स्टैंडर्ड किस बेस पे सेट करें, या स्टैंडर्ड के टाइप्स क्या होंगे? सबसे पहला टाइप होता है हमारा स्टैंडर्ड का, दैट इज कॉल्ड आइडल। आइडियल बोल सकते हो इसको। आइडियल का मतलब क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमने जब स्टैंडर्ड सेट किया था हमने ये माना था कि हम बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे, कोई भी लेबर फ्री नहीं बैठेगी, कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, कोई भी यूनिट खराब नहीं होगा, हर मशीन पूरा अपना 100% कैपेसिटी पे चलेगी, कोई वेस्टेज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड आइडल स्टैंडर्ड। कि कई कंपनीज आइडल स्टैंडर्ड नहीं बनाती वैसे, क्योंकि आइडल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां आई जाती है हमेशा। हम मान के चल रहे हैं दीज आर बेस्ड ऑन परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस, मतलब कोई वेस्टेज ना हो, कोई स्पॉइलेज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग जो हो वो वेले ना बैठे, ठीक है, नो ब्रेक डाउन, मशीन कोई खराब ना हो, वो सारी चीजों को अगर हम कंसिडर करके कोई स्टैंडर्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडल स्टैंडर्ड। तो मुझे बताओ क्या रियलिटी में आइडल स्टैंडर्ड यूज हो सकता है कहीं पे? हाँ, सर इतना परफेक्ट बताओ इशिका, तुम कुछ कह रही थी Yes, sir. कि आइडल Maybe. मे बी। ओके ऋषभ तुम बताओ। सर इतना परफेक्शन ओके सी, आइडल स्टैंडर्ड मैं बताता हूँ, कंपनी आइडल स्टैंडर्ड यूज करती है। अब तुम कहोगे सर आइडल स्टैंडर्ड कहाँ यूज होगा, ये तो यूज हो ही नहीं सकता, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? कंपनी ना जब स्टैंडर्ड सेट करती है ना, वो एक आइडल स्टैंडर्ड भी बनाती है। वो ये देखती है कि अगर कोई भी दिक्कत ना हो, सब कुछ सही चले, तो हम कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट कंपनी को पता चले कि हाईएस्ट यूनिट जो वो मैन्युफैक्चर कर सकती है जब कोई भी गलती ना हो तो वो इतनी। दैट इज कॉल्ड आइडल स्टैंडर्ड। अब आइडल स्टैंडर्ड के बाद आता है हमारा अटेनेबल स्टैंडर्ड। अब अटेनेबल स्टैंडर्ड वो होते हैं जो हमें लगता है कि हम अचीव कर सकते हैं, कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये मान के चला कि जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं, जो भी मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं 5% अप एंड डाउन, मतलब कि मैं जितना मटेरियल मैं लगा रहा हूं 5% कम ज्यादा हो सकता है, लेबर का खर्चा 5% कम ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली, कुछ अलाउंसेस बना दिए, दीज आर कॉल्ड सम अलाउंसेस इज मेड फॉर वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसीज। कि मैं मान के चल रहा हूं कुछ ना कुछ देखो कमियां होंगी, तो 5% तक की कमियां मान के चलो हो सकती हैं, तो इतना हमारा होता है अटेनेबल स्टैंडर्ड। So attainable standards are based on the hope that a standard amount of work will be carried out efficiently, machine properly operated, and materials properly used. Some of the allowances are being made. थोड़े बहुत allowances हम किन्हीं चीजों के लिए बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करंट स्टैंडर्ड। अब करंट स्टैंडर्ड क्या होता है? अब हमने यहाँ पे ये दोनों जो था, these were based on expectation. These were based on expectation. करंट स्टैंडर्ड क्या होता है कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, हम जो करंटली काम कर रहे हैं, आज की डेट में जो मैं शर्ट बना रहा हूं, एक शर्ट को बनाने में मेरा इतना खर्चा आता है। अभी तक पिछले 10 सालों से मैं शर्ट बना रहा हूं, तो एक शर्ट को बनाने में मेरा इतना खर्चा आता है,
तो दैट मीन्स उतना मेरा स्टैंडर्ड खर्चा होगा, तो दैट इज कॉल्ड करंट स्टैंडर्ड. सो करंट स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन करंट वर्किंग कंडीशन, करंट वेस्टेज, करंट इनएफिशिएंसीज. डिसएडवांटेज ऑफ करंट स्टैंडर्ड इज दैट they do not attempt to improve on current level of efficiency. जो अभी तक हो रहा है हम उसी को बेस मान के अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं. इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हम उससे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मान लिया कि भाई ये चीज तो होगी, इतना नुकसान तो होगा. एग्जाम्पल, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब भी कोई लेट से किसी पेट्रोल पंप ने 1000 लीटर्स परचेज किया पेट्रोल, ठीक है, तो जब वो 1000 लीटर परचेज करेगी ना, कंपनी को पता है कि 5 to 6% पेट्रोल उसका ट्रांसपोर्टेशन में उड़ेगा ही उड़ेगा. दैट मीन्स 50 to 60 लीटर्स उसके उड़ेंगे ही उड़ेंगे पेट्रोल, जिसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है. तो उसने करंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना दिया कि मैं 1000 यूनिट्स परचेज करता हूं, उसमें इतना मेरा उड़ जाता है, तो बेनिफिट जो है वो मेरे को 930 यूनिट्स का मिलता है. उसमें कोई कोशिश नहीं करी इसने इंप्रूव करने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ हो रहा है. दैट इज कॉल्ड करंट स्टैंडर्ड. ठीक है. इसके बाद जो फोर्थ स्टैंडर्ड आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड बेसिक स्टैंडर्ड. बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है? जो स्टैंडर्ड हमने पहले कभी पिछले जमाने में सेट किया हुआ है और उसी स्टैंडर्ड को हम यूज करे जा रहे हैं. कि हमने माना था कि आज से 5 साल पहले भी जैसे पेप्सी की बोतल थी, उसको बनाने में इतना खर्चा आता है, आईफोन को बनाने में इतना खर्चा आता है, वही उसी चीज को बेस मान के हम अपना आगे का काम कर रहे हैं. सो बेसिक स्टैंडर्ड इज ओल्ड set standard which remained unchanged for many years. कि इसको हमने काफी टाइम से चेंज ही नहीं करा. दैट इज कॉल्ड बेसिक स्टैंडर्ड. टेक 5 मिनट्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स एक बार अच्छे से पढ़ लो और इनका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम बढ़ते आगे. ये थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें थ्योरी की चीजें आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना. सबके बीच में तुम्हें मतलब पता होना चाहिए. एग्जाम में अगर तुम्हारे को क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं. Yes, sir, done. Done, sir. ओके सलमा. हम बढ़ते आगे. ये बेसिक मैंने तुम्हें बता दिए. अब उसके बाद है यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट. के जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निकाली है, इसका यूज क्या हो सकता है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैन बी यूज एज अ कंट्रोल टेक्निक. कंट्रोल का मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब ये नहीं किसी चीज को कंट्रोल करना. कंट्रोल मतलब कंपेयर करना कि हमने सोचा था कि पहले प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअली जब प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसे खर्चे पर यूनिट हो रहे हैं. तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करना, ये देखना कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से अलग क्यों आ रही है, उस चीज को ठीक करना कि एक्चुअल कॉस्ट तुम्हारी अगर ज्यादा आ रही है तो क्यों ज्यादा आ रही है स्टैंडर्ड से. दैट इज कंट्रोलिंग टेक्निक. तो सेकंड आता है
फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जब हमें स्टॉक को वैल्यू करना होता है तो हम उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। F3 के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इतना कुछ नहीं होता, बट F2 के अंदर हम जब इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे वी विल इंक्लूड ऑल दी डायरेक्ट कॉस्ट, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट हमारी होती हैं वो सारी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अदर यूजेस क्या हो सकते हैं? फॉर प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट एंड टाइम्स फॉर डिसीजन मेकिंग, एग्जांपल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे को एक यूनिट को बनाने में इतना खर्चा आएगा, एक साल में या एक महीने में हम इतने यूनिट्स बनाएंगे, तो अदर एक्सपेंसेस को कैसे बाइफरकेट करें। फॉर सेटिंग बजट्स, हमें अगर फ्यूचरिस्टिक बजट्स बनाने कि अगले साल हम टोटल इतना काम करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, इतनी सेल्स होगी, टोटल प्रॉफिट ये होगा, ऐसी बुक्स बनेंगी, तो उसमें हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करके ही हम ये देखेंगे कि एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट इतनी आती है, वो इतने का सेल होता है, ये हमारा प्रॉफिट होगा, तो वहां यूज हो सकता है। इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम, के हमने जब स्टैंडर्ड सेट किया था कि हमारे अकॉर्डिंग इतना खर्चा आना चाहिए और एक्चुअली खर्चा क्या आ रहा है, उससे कंपेयर करना कि खर्चे में क्या डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा कि अगर जो बंदा एक्चुअली काम कर रहा है, कितने स्टैंडर्ड जो हमने बनाए थे बिल्कुल उसके आसपास चल रहा है, कि एक बंदा था जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स में लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर रहा है, दैट इज गुड। एक बंदा था स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में कुछ और लिखा हुआ था, उसके जो काम करने के तरीके से सारी चीजें बदल गई, मटेरियल का खर्चा अलग हो गया, लेबर का खर्चा अलग हो गया, सो दैट इज हाउ वी कैन इवैल्यूएट हिज और हर परफॉर्मेंस। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग, इसको छोड़ दो, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमारी एक टर्म आती है गाइस, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये तुमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ा हुआ है वैसे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको हम शॉर्ट में OAR भी बोलते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इन शॉर्ट इट इज आल्सो कॉल्ड एज OAR। सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, जो भी हमारी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट आई है, डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि हमने सोचा कि हम इतना टोटल खर्चा हम करेंगे। हमने जब स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया था तो हमने इन टोटल देखा कि टोटल हमारा टोटल बजटेड ओवरहेड कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, डिवाइड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स हम कितने बनाएंगे, दैट इज बजटेड एक्टिविटी लेवल, के हम कितने यूनिट्स बनाएंगे। तो यहां से पता चल जाएगा कि पर यूनिट बजटेड कॉस्ट हमारी कितनी है, विच इज कॉल्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कि हम जो ओवरहेड के खर्चे हैं जो पर यूनिट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकते, जैसे फैक्ट्री की रिपेयर, तो फैक्ट्री की रिपेयर हम देख नहीं सकते पर यूनिट कितनी आ रही है, तो वो हम क्या करेंगे, टोटल खर्चा कितने कितने टोटल हमने यूनिट्स बनाए हैं, तो पर यूनिट क्या हमें एब्जॉर्ब करना है, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है, द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ओवरहेड एब्जॉर्ब। अब हम क्या करेंगे, ये चीज चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि ओवरहेड ये एब्जॉर्ब वगैरह क्या है, ये तुमने ओवरहेड्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ, याद है ऋषभ ये चीज कि हमने ओवरहेड एब्जॉर्ब करे होते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, यस सर। है ना। तो ये मैं यहाँ पे नहीं करा रही, ये सब तुमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा हुआ है, यू ऑलरेडी रेड दिस। ये क्वेश्चन ट्राई करो सलमा, ऋषभ, इशिका, इशिका तुम्हें अभी शायद ये समझ ना आए, तो अभी ये क्वेश्चन तुम अभी बस देख लो, कोशिश मत करना निकालने की। ऋषभ एंड सलमा तुम्हें क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। इशिका वैसे तुमने पुरानी कितने चैप्टर्स कर लिए अभी? सर 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर चल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करो अगर पॉसिबल हो ना, थोड़ी सी स्पीड खींचो अपनी, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ओके ओके। सर $5 पर। ओके, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तुम्हारा आ रहा है $5 पर यूनिट।
Sir, 1,20,000. 1,20,000। सलमा तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Sir, -3,000. -3,000। तो मतलब हमारा ये क्या आ रहा है? अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब? Under. अंडर एब्जॉर्ब आ रहा है। वेरी गुड, हमारा अंडर एब्जॉर्ब नेगेटिव आ रहा है ना तुम्हारा, तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगी ना। हाँ सर, over. Sir. तो 3,000 तुम्हारी आएगी ओवर एब्जॉर्प्शन। सलमा समझ आ रहा है नहीं आ रहा कुछ? चलो कोई बात नहीं अभी। चलो अब नेक्स्ट आता है गाइस हमारा फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। तो ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिक्स बजट और फ्लेक्स बजट में फर्क क्या होता है। पहले अच्छे से इनका मतलब समझाता हूँ, ये इसी का तुम भी कर सकती हो अच्छे से। देखो, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक चीज सोची थी क्या, कि मैं फिक्स बजट, मैंने सोचा था कि मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा और मेरा जो टोटल एक्सपेंस होगा दैट विल बी लेट्स से 1 लाख। कि मैंने सोचा था, मतलब दिस वाज माय budgeted expense on budgeted, it is called budgeted expense on budgeted expense on budgeted output। मैंने सोचा था कि जब मैं बजट बना रहा था कि मैं टोटल 10,000 यूनिट्स इस साल बना के बेचूंगा और 10,000 यूनिट्स को बनाने में जो टोटल एक्सपेंस मेरा आएगा वो आएगा 1 लाख। तो ये मैंने बनाया था अपना एक बजट। अब हुआ ये कि मैंने एक्चुअली में एक्चुअल जो मैंने प्रोडक्शन कर दी, एक्चुअल जो मेरी आउटपुट आई है वो मेरी आई है एक्चुअल 14,000 यूनिट्स। के एक्चुअली में मैंने 14,000 यूनिट्स बनाए, जिनको बनाने में मेरा जो एक्सपेंस आया वो आया 1,20,000। बहुत ध्यान से देखना और मैं तुमसे भी क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने इसको, मैं थोड़ा सा राइट साइड में लिखता हूं, एक्चुअल आउटपुट कि एक्चुअली मेरे जो यूनिट्स थे मैंने बनाए, इट इज 14,000 यूनिट्स। 14,000 यूनिट्स मैंने एक्चुअली बनाए और मेरा जो एक्सपेंस आया था टोटल इन यूनिट्स को बनाने में, इट वाज 1,20,000। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ ये चीज सोच के कि मेरा यहां पे एक्सपेंस एक्चुअली में बढ़ा है कि कम हुआ है? बजट से मेरा जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है कि कम हुआ है? इशिका, ऋषभ बताओ कि बजट से, जो मैंने बजट बनाया था उससे एक्चुअली जो मैंने यूनिट्स बनाए, जब सब कुछ चेक किया तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा है कि कम हुआ है? सर, कम हुआ। एक्सपेंस कम हुआ है। ओके, इशिका तुम बताओ। ये सर कम हुआ है कैसे बताओ? सर। पहले जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी वो 10 आ रही मतलब, थी, हाँ, अब 8 पॉइंट कुछ आ रही है। अब 8 पॉइंट कुछ आ रही है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट कि तुमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल के देख लिया कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर मैं इसको पर यूनिट कॉस्ट में नहीं देखना चाहता, आई डोंट वांट टू लुक इनटू पर यूनिट वे, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आई विल मेक अ फ्लेक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट। आई विल मेक अ फ्लेक्स्ड और
फ्लेक्सिबल बजट, इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड budgeted expense on actual output। मतलब मैंने ये देखा कि मेरा एक्चुअल यूनिट्स, अगर मैं 14,000 यूनिट्स बना रहा हूं, तो 14,000 बनाने में मेरा कितना खर्चा होना चाहिए था। बजटेड एक्सपेंस ऑन एक्चुअल आउटपुट, कि अगर मैं यूनिट्स 14,000 बनाता तो मेरे बजटेड एक्सपेंस कितने होते। तभी मैं चेक करूंगा कि 14,000 को बनाने में इतना खर्चा मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था और एक्चुअल खर्चा मेरा इतना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं यूज करूंगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मतलब जो अभी तुमने निकाला था कि बजटेड एक्सपेंस डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स, दैट मींस हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है $10 पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने में हमारा $10 का खर्चा आता है। तो अगर हम 14,000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारा कितना खर्चा आना चाहिए, तो इट शुड बी एक्चुअल यूनिट्स इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 14,000, तो 14,000 इंटू 10, दैट मींस 1,40,000, कि मैंने सोचा था कि मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा और 10,000 यूनिट्स को बनाने में मेरा इतना खर्चा आएगा, जबकि एक्चुअली में मैंने कितने बनाए, 14,000 यूनिट्स। तो 14,000 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे अकॉर्डिंग कितना खर्चा आना चाहिए था, 1,40,000, जबकि एक्चुअली में मेरा आया है 120। दैट मींस मैंने कम खर्चे में 14,000 यूनिट्स बना दिए। अगर मेरे बजट के अकॉर्डिंग 14,000 यूनिट्स बनते तो मेरा खर्चा इतना आता। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट और फ्लेक्स बजट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है फ्लेक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट? अगर तुम फिक्स बजट को इससे कंपेयर करो, इट विल नेवर गिव अस अ राइट आंसर। वो कभी भी हमें राइट आंसर नहीं दे सकता, वो कंपैरिजन ही गलत होगा, क्योंकि दोनों में यूनिट्स अलग है। इन दोनों का कंपैरिजन इज अ जेन्युइन कंपैरिजन, के सेम यूनिट्स दोनों ने बनाए हैं, हमारे अकॉर्डिंग खर्चा आना चाहिए था इतना और एक्चुअल खर्चा आया हमारा इतना। सो दिस इज फिक्स बजट, फ्लेक्स बजट एंड एक्चुअल बजट आउटपुट। फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड एक्चुअल आउटपुट। तो फिक्स बजट तो हमें गिवन होती है, यहां से हम निकाल देंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट में जितने यूनिट्स हमने एक्चुअली बनाए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा इतने यूनिट्स पे इतना खर्चा होना चाहिए था और एक्चुअली इतना हुआ है, और देन वी विल कंपेयर दीज टू। ठीक है, यस सर। अब एक बार इसको देखो, अच्छे से समझो। आई एम गिविंग यू अ 10 मिनट्स ब्रेक, ताकि तुम एक बार जो अभी तक पढ़ा है थोड़ा बहुत थ्योरी वाला उसको अच्छे से याद कर लो। इन चीजों को बहुत अच्छे से टेक योर टाइम, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सब कुछ लो, अच्छे से इन तीनों को समझ लो। कहते हैं ना, दिल दिमाग में हर तरह से ये चीज अपने अंदर डालो। उसके बाद फिर हम करेंगे इस चैप्टर को आगे, एंड आई ट्राई के ये चैप्टर में तुम्हें आज ही खत्म करा दूं। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स ब्रेक, इस पूरे को अच्छे से देख लो, देन वी विल स्टडी फर्दर।
यस गाइस, पढ़ लिया, समझ आ गया ना? यस सर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अब तुम्हें फ्लेक्सिबल फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, इसको फ्लेक्स बजट भी बोलते हैं, इनके बारे में चीजें बताई गई। कुछ फटाफट से थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। फिक्स बजट क्या होता है? फिक्स बजट इज अ बजट which is designed to remain unchanged regardless of the volume of output or sales achieved। कि फिक्स बजट जो होता है वो हम कभी चेंज नहीं करते, जो हमने एक बार बजट बना लिया उसी बजट पे हम स्टिक रहेंगे। On the other hand, flexible budget क्या होता है? A flexible budget is a budget which, by recognizing different cost behavior pattern, shows the cost and revenues at different level of activity। कि different level of activity पे हमारा cost में behavior में क्या change आएगा। A flex budget is a budget that can be adjusted to take account of the actual volume of output for the purpose of a like for like comparison with the actual result। जो मैंने बताया था कि एक रिजल्ट को अच्छा कंपेयर करने के लिए हम एक्चुअल आउटपुट से देखते हैं कि हमारे कितने खर्चे आने चाहिए। ये सारा तुम्हारा प्लेन रीड वाला है, इसको पढ़ लेना। पर्पस ऑफ फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फटाफट से इसको रीड कर लो। पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट और फ्लेक्स बजट, जस्ट रीड इट वंस ताकि तुम्हारे को थोरेटिकली ये चीज याद हो जाए। इसको पढ़ो, कोई डाउट है मुझसे पूछो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। ओके, यस सर, डन। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब इन्होंने बस हमारे को एक वेरिएंस बना के दिया हुआ है। ये हालांकि जो वेरिएंस है ये तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पे यूज होगा, अभी इस वेरिएंस का कोई यूज नहीं है एज सच, तो इसको छोड़ देते हैं। ये सारा तुम्हारे को प्रैक्टिकली तुम नेक्स्ट चैप्टर में करोगे, तो नो नीड टू रीड इट हियर। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन, एक स्मॉल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करके चीजों को समझेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन करने के बाद हमें चीजों के बारे में क्लियर कट पता चलता है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। इशिका, शायद तुम ये क्वेश्चन अभी ठीक से ना कर पाओ, क्योंकि ये हमारा जो ओवरहेड चैप्टर वगैरह है ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। इनफैक्ट जो तुमने 5th चैप्टर जब तुम करोगी, तुमने अच्छा यू हैव डन टिल 4, तुमने हाई लो मेथड पढ़ा है? यस सर। ये समझ आ गया वो? हाँ, तो यहाँ पे वही थोड़े यूज होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। फिर तुम कर लोगी ये। जो भी चैप्टर करोगी ना इशिका, सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो भी चैप्टर करो ना, साथ ही उसके एग्जाम के क्वेश्चंस प्लीज जरूर करना। ओके ठीक सर। है, अब तुमने अगर हाई लो कर लिया तो यूल बी एबल टू डू इट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा है बॉटल्स प्रोड्यूस्ड, हमने 10,000 बॉटल, 12,000 बॉटल, 14,000 बॉटल, इन्होंने बताया हुआ है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट बताया हुआ है कि अगर 10,000 बॉटल बनाएंगे तो इतना खर्चा होगा, 12,000 बॉटल्स बनाएंगे तो इतना खर्चा होगा, 14,000 बॉटल्स बनाएंगे तो हमारा इतना खर्चा होगा। अब 10,000 बॉटल में मटेरियल कितना लग रहा है? 30,000, 12,000 में लग रहा है 36, और 14,000 में लग रहा है 42,000। लेबर का खर्चा 10 में लग रहा है 27, 12 में लग रहा है इतना, 14 में लग रहा है इतना। ओवरहेड जो है 10 में भी 20, 12 में भी 20, 14 में भी 20। इससे हमें क्या समझ आया कि जो ओवरहेड है
ये तो हमारा फिक्स एक्सपेंस है और फिक्स एक्सपेंस तो कभी भी चेंज ही नहीं होता। सो दैट मीन्स हम जितने मर्जी यूनिट्स बना लें, फिक्स एक्सपेंस तो हमारा उतना ही रहेगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 12350 व्हाट इज द फ्लेक्स्ड बजट प्रोडक्शन कॉस्ट, कि अगर हम इतने यूनिट्स बनाएं तो टोटल खर्चा हमारा कितना होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो फिक्स एक्सपेंस है वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है। दैट मीन्स जो ओवरहेड कॉस्ट मेरी है वो तो मेरी 20,000 ही रहेगी। ये क्लियर है गाइस? यस सर। उसके बाद मटेरियल का खर्चा मैंने यहाँ पे पर यूनिट में निकाल के देखता हूं, तो मैंने निकाला 30,000 डिवाइड बाय 10,000, तो मेरी 3 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है यहाँ पे निकाला 36,000 डिवाइड बाय 12,000, ये भी 3 पर यूनिट आ रहा है। 42,000 डिवाइड बाय 14, ये भी 3 पर यूनिट आ रहा है। मतलब मटेरियल क्या हो गया मेरा, इट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरा हो गया सिंपल वेरिएबल कॉस्ट विच इज $3 पर यूनिट। तो मटेरियल का खर्चा मेरा कितना आ जाएगा, मैंने यूनिट बनाया है 12350 इंटू 3, सो दैट मीन्स 12350 इंटू 3, दैट मीन्स 37050, ये आ जाएगा मेरा मटेरियल का खर्चा। क्लियर है गाइस दोनों को? यस सर। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज मुझसे पूछना, नहीं समझ आए कुछ भी हो, जस्ट हर चीज क्लियर होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है लेबर की। अब लेबर का भी देख लेते हैं पर यूनिट क्या हिसाब चल रहा है। सो यहाँ पे है 27,000 डिवाइड बाय 10,000, इट इज 2.7। यहाँ पे है 31,000 डिवाइड बाय 12,000, ये आ रहा है 2.5 समथिंग। दैट मीन्स यहाँ वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। इट मीन्स ये हमारा कॉस्ट क्या है, दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये जो खर्चा है हमारा, दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कुछ फिक्स भी है, इसमें कुछ वेरिएबल भी है। ठीक है। अब इशिका एंड ऋषभ, मुझे इसमें कैलकुलेट करके बताओ लेबर के खर्चे में कि वेरिएबल कितना होगा और फिक्स कितना होगा। फटाफट से कैलकुलेट करके मेरे को बताओ कि लेबर में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी और फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। ये हाई लो मेथड यूज करना है तुम्हें यहाँ पे। सर वेरिएबल $2 पर कितनी आ रही है? $2। वेरिएबल कॉस्ट आ रही है $2 पर यूनिट। ओके, इशिका तुम भी बताओ साथ साथ। इशिका समझ आई कैसे हुआ ये? नो सर, थोड़ा डाउट हो रहा है। हाई लो मेथड में क्या था, कॉस्ट एट हाईएस्ट माइनस यस सर। कॉस्ट एट लोएस्ट कॉस्ट एट लोवेस्ट। डिवाइड बाय हाईएस्ट यूनिट्स माइनस लोएस्ट यूनिट्स, यही था। यस सर। तो 8,000 डिवाइड बाय 4,000 विच इज $2 पर यूनिट। तुम ठीक से पढ़ नहीं रही हो इसी का। जो चैप्टर तुमने कर लिया है उसमें भी तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है कैसे करने, गड़बड़ हो जाएगी। बहुत ध्यान से यस। पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो। जो भी चैप्टर कर रही हो उनके एग्जाम की प्लीज साथ साथ सॉल्व करो, और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो ऐसे पढ़ो कि वो याद रहे, भूलने वाली चीजें नहीं है। ये चैप्टर में भी तुम आगे बढ़ोगी तुम्हें बहुत फॉर्मुलेज मिलेंगे। ओके। चलो, अब इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो हमारे को दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, हमारे को अगर हम यहां से लेते हैं तो टोटल कॉस्ट दी हुई है 27,000। फिक्स कॉस्ट ए रहने दो, प्लस बी होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट विच इज 2 इनटू कितनी यूनिट्स बनाए हमने, 10,000। सो ए आ जाएगा हमारा 7,000। दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 7,000। ऋषभ यही आ रही है? यस सर। इशिका देखो यही है। यस सर। अब इसके बाद चलो, अब मुझे बताओ कि टोटल लेबर का खर्चा
12350 यूनिट्स पे कितना होगा मुझे बताओ। सर 31,000 31,700 कैसे आई ये? सो ए यानी फिक्स कॉस्ट 7,000 प्लस 12350 into variable cost which is 2. So 12350 into 2 plus 7,000. So 31700. So total cost हमारी होगी 37050 plus 31700 plus 20,000. It is 88750. ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। समझ आए दोनों को, तीनों को? इनफैक्ट सलमा, आप सलमा रिप्लाई नहीं करती इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। चलो एक्टिविटी 3 इसका आंसर बताओ क्या होगा? Sir, C. C, a budget which shows costs and revenues at different level of activity. Absolutely right. C is the right answer. ऋषभ क्लियर है? Yes sir, C. चलो अब ये तुम्हारा स्प्रेडशीट का है व्हाट इफ एनालिसिस। ये तुम्हारा एग्जाम में वैसे ऐसे पूछते नहीं है, रुको एक सेकंड। ये वाला जो पार्ट है गाइस, सिनारियो प्लानिंग एंड व्हाट इफ एनालिसिस, इसको अभी के लिए छोड़ दो, इसके आंसर्स तुम्हें क्वेश्चंस एग्जाम किट में नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर हमारा अब खत्म होता है। अब इसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जस्ट आई विल टेल यू, नेक्स्ट चैप्टर इज वेरिएंस एनालिसिस, which is the most important chapter of F2 sorry, प्लस ये पूरा चैप्टर तुम्हारा F5 में भी आएगा। F2 में इस चैप्टर का क्वेश्चन 15 मार्कर में आता ही आता है। F5 में हाई चांसेस होते हैं कि 20 मार्कर इस चैप्टर का क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज जो हमें इस चैप्टर में लर्न करने पड़ेंगे। जो मेरी F2 की जो मैंने तुम्हारे को नोट्स भेजे हैं, मैराथन नोट्स, उसमें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज मैंने लिखे हुए हैं। तो इस चैप्टर में लॉजिक्स कुछ खास नहीं है, कुछ खास लॉजिक्स नहीं है। इट्स ऑल फॉर्मूला लर्निंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन। फॉर्मूला लर्निंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये पूरा सब्जेक्ट उस पे बेस है, पूरा चैप्टर उस पे बेस है। और जो तुम्हारा F2 पे 15 मार्कर आएगा क्वेश्चन, इस चैप्टर के 95% चांस है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, दैट इज, अब हमारी क्लास होगी मंडे को हम ये चैप्टर वेरिएंस एनालिसिस अब स्टार्ट करेंगे। अपनी जो फॉर्मूला शीट है, जो मेरी F2 के नोट्स हैं, वो प्लीज उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। नहीं निकाला तो इस चैप्टर का प्रिंट आउट स्पेसिफिकली निकाल लेना, अपने साथ रखना। इस चैप्टर को करने में 2 क्लासेस हमारी लगेंगी, और एक में हम करेंगे छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं उसके क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, इसमें हमारा बनता है एक बड़ा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, एक पूरी प्रॉपर स्टेटमेंट बनती है, वो स्टेटमेंट भी हमें लर्न करनी है। ये पूरा चैप्टर लर्निंग का है। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जहां रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज पूरा चैप्टर, जैसे अकाउंट्स में हमारा अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है, वैसे ही ये चैप्टर है विच इज प्योर एंड प्योर लर्निंग। तो मंडे को तुम वो प्रिंट निकाल के रखना। इशिका, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी क्लास। सलमा, तुमने भी आना है। ऋषभ, तुमने भी आना है। तीनों तुम आओगे, बाकी एक बच्चा और है, मैं उससे भी बात करता हूँ। ये चैप्टर प्लीज सबने अटेंड करना है। Sir, can you please send the notes again? Actually, I was not in the group before.
मैं अभी भेज दूंगा, अब आई जस्ट सेंड इट इन 10 मिनट्स, ठीक है। ओके ओके। तो ये गाइस तुम सबने करना है, जो चैप्टर हमने प्रीवियस पढ़ा है उसके एग्जाम के क्वेश्चंस प्लीज जरूर करना, एंड इस चैप्टर तक कोशिश करो पुराने सारे चैप्टर्स अपने निकाल लो। मैं तुम्हारा इस चैप्टर को कराने के बाद एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराऊंगा जिसमें पिछले 5 चैप्टर्स का तुम्हारा टेस्ट होगा, जो तुम्हारा मटेरियल लेबर ओवरहेड के बाद वाले चैप्टर्स है, कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजट, प्रोजेक्ट अप्रेजल, इन सब का अब एक टेस्ट हमारा होगा नेक्स्ट वीक में, तो उसकी रिवीजन भी करते रहना प्लस ये भी कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें कोई चैप्टर क्विकली रिवाइज करना है तो मैंने मैराथन वीडियोस भी तुम्हारे को प्रोवाइड की हुई हैं, वो तुम्हारे को मिल जाएंगी मैराथन वीडियोस तुम्हारे ऐप में। वो मैराथन वीडियोस चैप्टर की देख लेना, मैंने उसके अंदर चैप्टर के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट फास्ट ट्रैक में सॉल्व करवाए हुए। चलो गाइस, आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलो अब क्लास हम करते हैं अपनी मंडे को, ठीक है। सर बाय सर। चलो बाय गाइस, टेक केयर। बाय।